वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लेन किसको कहते हैं? अगर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, जैसे ये शीट्स का बंडल जो हमारे पास है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और कुछ हाइट होती है, इसको हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर ले तो इस तरह के शीट्स टाइप बन जाएगी इस पूरे बंडल का। ठीक है, तो हर एक शीट को आप प्लेन कह सकते हो। ये देखो, हर एक शीट को आप ये देखो प्लेन्स कह सकते हो। जिस प्लेन से, ये देखो, इस प्लेन से इसकी कुछ हाइट बन के आ रही है ना, इसकी कुछ हाइट बन के आ रही है, तो बहुत ही रफ वे में आप समझ सकते हो कि ये होता है प्लेन। तो हम प्लेन को यूनिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? 3 केसेस में हम कर सकते हैं यूनिकली डिटरमाइन। फर्स्ट केस क्या है कि आपको प्लेन के परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, जैसे ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर जो चीज़ है, परपेंडिकुलर मतलब जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे 90 डिग्री का जो एंगल बना रही है चीज़, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से इसका क्या डिस्टेंस है, ठीक है, कोई आपने रेफरेंस फ्रेम ले लिया है और उसका कुछ ओरिजिन है, जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, ये ओरिजिन है और ये कोई प्लेन है। इस प्लेन से इस ओरिजिन का कितना डिस्टेंस है, और पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी कि इसके नॉर्मल क्या चीज़ है, नॉर्मल जो है इसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन हो। देन सेकंड क्या चीज़ थी कि इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इट्स परपेंडिकुलर टू गिवन। ठीक है, अब मान लो आपको ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये डिस्टेंस डी आपको नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है ओरिजिन से, पर आपको ये पता है कि हाँ, ये प्लेन इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर आपने एक प्लेन बनाना है और इस पॉइंट में से गुजारना है। ठीक है, पॉइंट भी पता है, नहीं तो अगर सिर्फ डायरेक्शन पता हो तो बहुत सारे प्लेन्स बना सकते हो, लेकिन अगर पॉइंट भी पता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। देन थर्ड क्या है, इट पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर मतलब ऐसे लाइन में नहीं है, ऐसे है 3 अलग अलग पॉइंट्स, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को कंटेन करता हुआ भी एक प्लेन बना सकते हो। तो ये 3 कंडीशंस है जब आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन की जब हमने बात की थी, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर डॉट एन कैप, जहाँ पे ये आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है इस प्लेन के लिए कोई भी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स है, तो ये है आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन कैप क्या है, ये है एन कैप, जो डायरेक्शन बता रहा है कि इसके परपेंडिकुलर आपको प्लेन ड्रॉ करना है। एंड डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इन तीनों चीज़ों से आप एक प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो नॉर्मल फॉर्म में, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखे आपने। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में बोलते हैं, और इस नॉर्मल फॉर्म में भी 2 अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म जो कि वेक्टर के ही का यूज़ करके आप लिखते हो, और कार्टेशियन फॉर्म इसमें वेक्टर्स यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो ये एल एम एन डायरेक्शन बता देते हैं क्योंकि डायरेक्शन को साइंस है, और एक्स वाई जेड आपको इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, एक्स वाई जेड, और डी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगेन वही चीज़। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब नॉर्मल क्या होता है प्लेन के, ये कोई भी प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो चीज़। ठीक है, ये डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसको ये देखो, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है सारी प्लेन्स की इक्वेशन, एक तरह से, मतलब ऐसी टाइप की दी हुई है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। अब अगर आप एक स्पेशल केस देखो तो, एक मिनट रफ पे दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अब ये जो चीज़ है ये भी कार्टेशियन फॉर्म है प्लेन की इक्वेशन की। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बिल्कुल सेम ऐसी दिख रही है ना, ये देखो,
पर अंतर क्या है, फ़र्क क्या है कि ये ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशोस है और ये एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब ये ऐसे सिंपल इक्वेशन दी हुई है और इन्होंने कहा है कि हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज नहीं पूछे इन्होंने, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर तो डायरेक्शन रेशो पूछे होते तो सिंपल बता देते कि फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन का 1 1 1 है डायरेक्शन रेशो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछे। तो सबसे पहले हमें इसको डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में बना देंगे हम इसको। और वो कैसे करते हैं आपको पता है, ये जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन z=2, ये वाली जो इक्वेशन है z=2, पहले तो मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख देती हूँ क्योंकि एक्स वाई के साथ तो कुछ नहीं है ना, तो मैं इसको x ऐसे लिख सकती हूँ ना, 0 टाइम y प्लस 1 टाइम z। ठीक है, ताकि ये हमारी इस फॉर्म में जैसा दिखनी शुरू हो जाए। ओके, तो अभी ये इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, इस फॉर्म में, जहाँ पे ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज है, पर हमें पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए, अब देखो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम एन, ये क्या होते हैं, ये दिस ए अपॉन सबका अंडर रूट, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने बहुत बार किया है। ठीक है, एम बी सिमिलरली क्या होगा, बी अपॉन यही चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन क्या होगा, सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को अगर हमने डायरेक्शन को साइन बनाना है तो हमें सिंपली ये करना पड़ेगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन, मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमें इस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो डिवाइड कर लेते हैं किससे, ये जो चीज़ है इसका स्क्वायर और एडिशन। ठीक है, इसको स्क्वायर करके ऐड कर लो, जैसे हम डायरेक्शन को साइंस नॉर्मल भी निकालते हैं। सिंपली इससे जब आप डिवाइड कर लोगे, ध्यान से समझना, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 और 1 का अंडर रूट 1। तो मतलब 1 से ही डिवाइड कर रहे हो आप, तो 0/1 तो यही बच गया, प्लस 0/1 प्लस 1/1 2/1, यानी कि अगेन यही चीज़ आ गई। अभी इस क्वेश्चन के लिए ये आपको लग रहा होगा कि इसको करने की क्या ज़रूरत थी, पर नॉर्मली ये जनरल प्रोसीजर है जो आपको हर क्वेश्चन में हर पार्ट में फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब ये जो चीज़ें हैं ये है आपकी डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस है ये एल है, ये एम है, ये एन है, और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन के केस में ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और सेकंड वाले केस में ऐसा नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेकंड वाला केस भी चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो क्या करना है, डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन को। डिवाइडिंग बाय, किससे करोगे डिवाइड, ये देखो इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या है 1 का स्क्वायर, यानी कि दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 हो गया 3। तो अंडर रूट 3 से इसको डिवाइड कर देना है, 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इक्वल टू 1/√3। तो अब सिंपली यहाँ पे दिख रहा है अब आपको, ये है डायरेक्शन कोसाइंस LMN और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब लिखना कैसे है, फॉर्मेट कैसे लिखोगे आप, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, पहले इक्वेशन लिख दी, देन ये पूरा इस फॉर्म में लिख दिया, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ये चीज़। ठीक है, अब इसका लॉजिक आपको पता है कि डायरेक्शन को साइंस बनाने के लिए हम कैसे इसका यूज़ करते हैं।
अगर आप इसको ना वेक्टर फॉर्म में भी करना चाहो तब भी आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर सिंपलेस्ट ये तरीका है। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहोगे तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर ऐसे आता है, तब भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है ना, ये वही चीज़ है। ओके, तो ये सिंपलेस्ट तरीका है मतलब। फिर हमने ये लिख दिया जो डिवाइड करके भी आ गया। अब हमने डिवाइड भी कर दिया, 1 से डिवाइड करके 0/1 0 ही रहा, 0/1 यही रहा, 1/1 यही रहा, 2/1 यही रहा। तो अब ये बता दिया हमने कि ये किस फॉर्म में है। ये आ गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो प्लेन की इक्वेशन थी कार्टेशियन फॉर्म में ये, ठीक है। वेयर जहाँ पर क्या है कंपेयर भी कर दिया हमने, एल क्या है 0 है, एम 0 है, एन 0 N1 है, N1 है ना यहाँ पे कोफिशिएंट, D 2 है, ये सब लिख दिया। फिर कंक्लूड कर दिया कि डायरेक्शन को साइन क्या है, नॉर्मल टू प्लेन ये है, डायरेक्शन फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है ये है। अब इसका सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही लिखेंगे, लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया कि इक्वेशन ये है और डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को, किससे, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 3। तो क्या आ जाएगा 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इक्वल टू 1/√3। फिर आपने लिख देना इट इज़ ऑफ द फॉर्म दिस। तो ये आपने इस तरह से लिख लिया और कंक्लूड भी कर दिया कि डायरेक्शन कोसाइंस ये है एंड डायरेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है 1/√3। ये आ गया आंसर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप दिखाओ कर। तो ये आपके पास इक्वेशन है, कैसे करोगे इसको भी सॉल्व। सबसे पहले इसको, ये अभी किस फॉर्म में है आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, इस फॉर्म में है ना। पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, इस फॉर्म में लाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि दैट इज 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 + 9 + 1 10 14 √14 से डिवाइड करना पड़ेगा हर एक को। तो ये आ गया वी गेट, ऐसे लिख लो, वी गेट 2/√14 प्लस 3/√14, अच्छा x भी है y भी है, -1/√14 z इक्वल टू 5/√14। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया आपके 2/14, 2/√14, 3/√14 एंड -1/√14। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जिसको आप डी भी बोलते हो, ये आ गया 5/√14। आंसर सिंपल था ना। अब इसका डी पार्ट सेम बिल्कुल वैसा ही है, बस इसको पहले उस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो 5y, और यहाँ पर 8 है ना, तो ये 8 तो दूसरी तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना कि नेगेटिव डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ मेरे दोनों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये जो दोनों थंब और फिंगर के बीच में जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, या फिर यहाँ से पेन की टिप से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 0 तो नहीं हो सकता। तो इसको आपने पहले माइनस से डिवाइड कर दिया पूरे इसको, या फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आप बोल सकते हो। माइनस अल्टीमेटली इधर चला जाएगा, क्योंकि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो x तो है नहीं, तो 0 टाइम्स x, y है, z भी नहीं है, और 8, ये आ गया इस फॉर्म में ax प्लस bx प्लस cz इक्वल टू d वाली फॉर्म में। अब डिवाइड किससे करा जाए, क्योंकि हमें डायरेक्शन को साइंस से मतलब है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन बाय √0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 25 का अंडर रूट कितना हुआ
5 से डिवाइड कर लो तो ये आ गया 0/5 यानी कि 0 ही, -5/5, 5 से 5 कैंसिल, बच गया सिर्फ y, प्लस 0/5 यानी 0 ही बच गया, 8/5। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल ऑफ नॉर्मल टू प्लेनार, ये क्वेश्चन से ही लिख देनी है आपने लाइन, क्या क्या है, 0 है, -1 है एंड 0 है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना आया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी आपको दिख रहा है 8/5, सिंपल, और यही चीज़ आ गई आंसर। ओके, तो एक बार ओवरव्यू देख लो कि इस क्वेश्चन के हर पार्ट में आपने क्या किया है। क्वेश्चन में पूछा था कि आपने डायरेक्शन कोसाइंस बताने, ठीक है, कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला हमने काम क्या किया कि हमने इसको ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d वाली फॉर्म में लिख दिया। ये सिंपल सा था ना, जैसे इसमें सिंपल सा था तो हमने पूरा इलेबोरेट करके लिख दिया कि हाँ x के साथ 0 है, y के साथ 0 है, z के साथ 1 है, तो इस तरह पूरा इलेबोरेट करके लिख दिया। फिर ताकि हमें दिखे इजीली कि किस चीज़ से डिवाइड करना है, हम कहीं पे मिस्टेक ना कर दे, फिर हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स बाय इस चीज़ से जो इसका मैग्नीट्यूड आता है, जो एक तरह का कह सकते हैं आप, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही हर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो 1 1 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √3। यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्या है, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। अब ये करने के बाद हमने क्या किया, हमने बता दिया कि अब ये इस फॉर्म में आ चुके हैं हमारी, तो इस फॉर्म में ये लिख दिया, कंपेयर भी कर दिया कि क्या क्या है। वैसे इस फॉर्म में आते ही हमें पता है कि ये है डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पे 1, और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स। अब देखो एक ऐसे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, 7 यूनिट्स, एंड विच इज़ नॉर्मल टू द वेक्टर, और किस वेक्टर के नॉर्मल है। ऐसे एक सिचुएशन दी हुई है, ये एक यहाँ पर प्लेन दिया हुआ है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है d वो कितना है, 7 यूनिट्स है, और ये जो वेक्टर जिसके ये परपेंडिकुलर है प्लेन, इस वेक्टर की भी इक्वेशन दी हुई है, इसको n वेक्टर नाम दे देते, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, 6k कैप। ऐसी सिचुएशन आपके पास दी हुई है, आपने इसकी बस इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन के लिए एक और पॉइंट हम अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं हर बार, जिसके लिए पोजीशन वेक्टर r वेक्टर होता है। तो ये हमने अभी भी पढ़ा था, बार बार पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब आपके पास डिस्टेंस पता हो ओरिजिन से कितना है तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे नोटिस करो ये यूनिट वेक्टर है, n यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन बता रहा है कि किसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये r वेक्टर डॉट n कैप, अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है सिंपल इस वेक्टर की, इसकी यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल वेक्टर दिया हुआ है विच इज़ नॉर्मल टू वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर लिखा होता तो हम शायद इसको डायरेक्टली लिख लेते, बट यहाँ पे सिंपल वेक्टर है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो गिवन है ये, ठीक है, 7 यूनिट्स। अब n कैप हमें पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता है, ये r वेक्टर तो ऐसा ही रहता है, ये n कैप बस पता चल जाए तो हम वेक्टर इक्वेशन लिख लें। तो ये n कैप कैसे निकालते हैं, ये जो यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है, ये है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप ओवर, अब ये देख लो 9 + 25 + 36, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36। अब इसको ऐड अप कर लो, कितना आ गया ये ऐड करके, 5 प्लस 6 हुए 11 प्लस 9 20, 2 कैरी 2 2 4 5 4 5 6 7 70 अंडर रूट 70। तो इस तरह से आप फटाफट से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये आ गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास एन कैप। तो आर वेक्टर अब लिख लो, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप मिल गया ना, ये है एन कैप, क्या है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप ओवर अंडर रूट 70 इक्वल टू डी, क्या है डी इज डिस्टेंस जो कि है 7 यूनिट्स। तो ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। सिंपल था ना, बहुत सिंपल थी ये निकालनी। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसे निकाल दोगे आप। ये स्टेटमेंट तो लिखने वाली बात है ना, पर अल्टीमेटली स्टेप तो एक ही है। सिंपल आपने यही चीज़ तो निकाली है और उसके बाद डायरेक्टली लिख दिया है, पुट कर दिया इक्वेशन। तो आपको पता ही होती है कि क्या है, ये लर्न होने चाहिए। और आपको ये फॉर्मूले जो है, जो इक्वेशंस है जनरल फॉर्म। तो एक बार फिर से ओवरव्यू देख लो। इसमें वेक्टर इक्वेशन लिखनी थी प्लेन की, जिसमें डी दिया हुआ था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और एन वेक्टर दिया हुआ था। एन वेक्टर था, यूनिट वेक्टर नहीं था, वेक्टर था। तो हमने सबसे पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर लिख लिया एंड देन सारी डिटेल्स इस इक्वेशन में पुट कर दी कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है, ऐसे लिखते हैं। और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्लेन्स। तो अब यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन गिवन है और भी इसके पार्ट्स है। वेक्टर इक्वेशन गिवन है और हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो है वो क्या है कि इस आर वेक्टर को की जगह वैल्यू पुट कर दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो और अल्टीमेटली जो इक्वेशन आपकी आती है वो होती है कार्टेशियन इक्वेशन। मैं क्या बता रही हूँ आपको कि ये जो आर वेक्टर है ये क्या होता है जनरली, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होता है ना पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे ये प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कोई हमने अपने आप से पॉइंट लिया होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होते हैं, ये मैंने बार बार बताया आपको, जिसका डिस्टेंस डी होता है और पोजीशन वेक्टर आर होती है, आर कैप आर वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये पोजीशन वेक्टर आपको लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यही होता है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को सिंपली आप पुट कर दो। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना इसके साथ, तब जो रिजल्टेंट आएगा वो जो आएगा इसको सॉल्व करके वो कार्टेशियन इक्वेशन ही होगी। तो देखो कैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप सबसे पहले आई कैप वाले स्केलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस वाई इंटू 1 वाई, जेड इंटू, अब यहाँ देखो जेड प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, जेड इंटू 1 जेड इक्वल टू 2। अगर आपको ये नहीं समझ आया मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। देखो एक्स होता क्या है, ये एक्स आई कैप इंटू आई कैप हो रहा है, पर आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट आई कैप इंटू आई कैप तो 1 होता है, ठीक है। तो सिंपली एक्स बच गया। अब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट करो, वाई कैप इंटू दिस, जैसे हमने ये तो बहुत बार किया हुआ है ना, वाई कैप इंटू यहाँ पे 1 है तो जे कैप इंटू जे कैप हो रहा है साथ में, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है जेड और यहाँ पे क्या है -1 और के कैप इंटू के कैप। अगर मैं आपको इलेबोरेट, यहाँ पे भी आई कैप डॉट आई कैप है, ठीक है। तो ये चीज़ 1 है, ये चीज़ 1 है, अल्टीमेटली एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यही चीज़ बच गई ना। सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अभी तक निकाला तो है वेक्टर्स में। तो ये है कार्टेशियन इक्वेशन, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, तो अब आपको समझ आ गया है बेसिकली क्या कर रहे हैं हम। आर वेक्टर की सिंपली हमने वैल्यू लिख दी है और जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो इक्वेशन आती है वही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। तो अब ये वाला ट्राई करो, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला ट्राई करो। यहाँ पे आर वेक्टर पुट कर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप
एंड यहाँ पर ये तो वैसे के वैसा ही है, इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट्स x इंटू 2x प्लस y इंटू 3y, z इंटू -4 इक्वल टू 1। ये आ गया आपका आंसर, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। ऐसे करके आप लिख सकते हो, कंक्लूड भी कर दिया तो देख लो। अच्छा एक और ट्राई करो, ठीक है, एक और, ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। अब आर वेक्टर तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया जाए, s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने देख करके लिख लिया। ओके, तो अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने में भी क्या है, आर वेक्टर की जगह क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको बोलते हैं हम वैसे कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना, कि हमने इस वेक्टर को कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। इनटू एस माइनस 2t आई कैप, हमें मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आई कैप अलग हो और बाकी पूरा जो इसका कोफिशिएंट जैसा हमें साफ साफ दिखाई दे। तो वो तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसमें कोई और चेंजेस करने की तो ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखो एक्स आई कैप वाले जो कोफिशिएंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू चाहे आप पहले लिख लो, एक्स चाहे आप बाद में लिख लो, ठीक है। दिस टाइम्स एक्स प्लस वाई इंटू दिस थिंग 3 माइनस टी वाई प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो 2s प्लस टी इंटू जेड इक्वल टू 15। बस ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बेसिकली कितने स्टेप्स है, बस यही स्टेप है कि आर वेक्टर को आपने यहाँ पर पुट कर दिया और डॉट प्रोडक्ट इसका निकाल लिया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का भी सिंपलेस्ट वे हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक प्लेन है हमारे पास, ऐसा कोई प्लेन है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ठीक है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर ये है। अब जहाँ पे इस पेन की टिप है ना, वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो है इसका पैर। जैसे कोई भी पर्सन खड़ा होता है तो कहीं पे उसका सर होता है, कहीं पे उसका पैर होता है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो पॉइंट है जहाँ पर प्लेन पे वो है, टच कर रहा है परपेंडिकुलर। तो अब ये परपेंडिकुलर भी ऐसा वैसा नहीं है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन से ड्रॉ किया है, मतलब ये कुछ ऐसा टाइप का प्लेन है आपके पास, और ये ओरिजिन यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ है ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट, ये पॉइंट पी बोल दो, क्यू बोल दो, इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो ये पी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आना चाहिए पहले आपको, क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ये एग्जैक्टली हमें ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या स्टेप्स लेंगे, ये पहले इसका ओवरव्यू आप समझ लो ताकि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो अब हमारे पास जो गिवन है वो होगी एक इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। प्लेन की इक्वेशन जनरल इस फॉर्म की होती है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, एक तो डायरेक्शन को साइंस पता चल रहा है हमें, ठीक है। और अगर कोई नया पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसे आर वेक्टर ये होता है ना, जिसका ये पॉइंट, ये P डैश बोल दो, इसको P बोल दो, XYZ ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि डायरेक्शन को साइंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है। अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने ये पॉइंट निकाल देना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा,
सबसे पहला तो वही स्टेप होगा कि इस इक्वेशन को हमने, जो कि ये अभी अभी इस फॉर्म में भी हो सकती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, इसको पहले इस इक्वेशन में इस टाइप में पहले प्योर फॉर्म में हमने लिख देना है। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख देना है। और वो कैसे लिखेंगे? सिंपली वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था कि डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यही है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस ढंग से दिखने लग जाएंगे। फिर आप बता दोगे कि हाँ ये डायरेक्शन कोसाइंस है, और फिर आप डायरेक्शन रेशो निकालो। तो ये डायरेक्शन रेशो जो होगा ये क्या इंफॉर्मेशन देगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ से, ओरिजिन से है ना परपेंडिकुलर, तो ये इसको आप फाइनल पॉइंट कंसीडर करोगे और इसको इनिशियल। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने केस यहाँ पे बना दिया है, इसके लिए डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएगी? डायरेक्शन कोसाइन तो आपको पता है यहाँ पे एल एम और एन आ रहे हैं। डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएगी? ये पॉइंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, ठीक है, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी समझो, ये समझना ज़रूरी है। फिर क्योंकि क्वेश्चन में आपको आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना फिर क्वेश्चन में। अब ये लिखने का क्या मतलब है? इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अब इसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम? हमें पता है कि डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे, ये देखो ये आपके डायरेक्शन रेशो है ओवर डायरेक्शन कोसाइन लिख लेते हैं। डायरेक्शन रेशो, ये x1 y1 z1 ये आया ना अल्टीमेटली माइनस करके, तो ये डायरेक्शन रेशो है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये किसी एक नंबर के इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई नंबर होगा 2/4, 3/6, 4/8, तो इसको अगर आप कट करोगे तो ये भी 1/2 बन रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब एक नंबर आ जाता है ये। ठीक है, एक ही के इक्वल होती है, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब मान लो वो नंबर k है। ठीक है, मान लो वो नंबर k है। ठीक है, तो अब इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? अब ये चीज़ें तो हमें पता है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल x1/1, y1/2, z1/3 इक्वल टू ये k। तो हम अब क्या कर सकते हैं? इन सब पॉइंट्स को इस k की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस k की फॉर्म में लिखने का क्या फ़ायदा हुआ कि अब हमारी प्रॉब्लम सिंपल हो चुकी है कि हमें इस k को ही फाइंड आउट करना है। और इस k को हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? सिंपली इस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इसको प्योर फॉर्म में ये देखो, ये जो है इसको सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग above equation by 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि दैट इज भी लिखो चाहे इक्वल टू लिखो, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 16, तो ये हो गया 29। यहाँ पे भी दैट इज लिख लो, √29 से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा? वी गेट 2/√29 x प्लस 3/√29 y प्लस 4/√29 z -12 यहाँ पे ही लिख लो, या 12 को दूसरी तरफ ले जाके भी लिख लो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ऐसे ही होता है प्रॉपर फॉर्म में। तो ये अब प्रॉपर फॉर्म आ गई इक्वेशन की। कौन सी फॉर्म में आ गई ये? इट इज़ ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में ये? LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D, ये वाली फॉर्म में। वेयर जहाँ पे आप बता सकते हो कि L क्या है, 2/√29, LM क्या है, 3/√29, देन N क्या है, 4/√29, एंड D क्या है, 12/√29। फर्स्ट स्टेप सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज लिख देनी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दी है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल OP। ठीक है, अब ये OP ऐसे लिख दिया है कि ये नॉर्मल है। OP प्राइम भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे P प्राइम लिखा हुआ है, तो इसको आप P भी लिख सकते हो, इसको P प्राइम बोल दो। ठीक है, तो ये जो है OP, ठीक है, ये आपने लिखा है।
जहाँ पे ओ क्या है, ओ है ओरिजिन एंड पी है ये वाला पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है, ये पॉइंट है आपका, तो विच इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे देखो, फॉर्मेट समझने की कोशिश करो कि हमने जो भी चीज़ हम लिखते हैं ना वो हमें कहीं ना कहीं डिफाइन करनी होती है कि ये है क्या। तो हमने इस नाम को, इस नॉर्मल को नाम दे दिया ओ पी, ठीक है, ओ से लेकर पी तक। आप ओ क्यू भी लिख सकते हो, ओ आर भी लिख सकते हो, ठीक है, ओरिजिन को जनरली ओ से डिनोट करते हो, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज, अब नेक्स्ट क्या था, डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिख दिया, ये आपको पता है यही डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। ये जब लाइंस लिखते हैं तब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो सिंपली हमने क्या किया है, अभी तक डिवाइड किया है और ये डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज लिखे x1 माइनस 0, x1 माइनस ओरिजिन के जो पॉइंट है, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0 0 0, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0, यानी कि x1 y1 एंड z1। तो अब यहाँ पे अब डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन रेशियोज है, हमें पता है ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। सिंस डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर प्रोपोर्शनल, तो हम क्या लिख सकते हैं, x1, ये देखो ये अपॉन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शनल कोसाइन है, ठीक है। तो x1 अपॉन ये चीज अपॉन 2/√29 इक्वल टू y1 अपॉन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है 3/√29 इक्वल टू z1 अपॉन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है 4/√29 इक्वल टू किसके इक्वल है, ये कोई ना कोई नंबर आएगा, उस नंबर को हमने जनरली k बोल दिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आप देखोगे क्या पता चलेगा आपको कि ये पूरी की पूरी चीज़ x1 क्या आ जाएगी। अब ये इक्वल टू में क्या होता है, एक मिनट, ये देखो यहाँ से हाइड करती हूँ। अब इक्वल टू में क्या चीज़ होती है कि आप ये चीज़ k के इक्वल है, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो ना। x1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये पूरी जो डिनोमिनेटर में चीज़ है ये चीज़ आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x1 क्या आ जाएगा, k इंटू 2/√29। सिमिलरली अब y वाला केस करना है तो ये y के लिए ये चीज़ें हाइड हो जाएगी, तो y1 क्या आ जाएगा, k इंटू 3/, देखो y1 क्या आ जाएगा, k इंटू 3/√29। और अगर z1 करना है तो ये चीज़, ठीक है। यही पॉइंट्स तो हमने निकालने हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक कांस्टेंट k की टर्म्स में आ गए, k इंटू समथिंग, k इंटू समथिंग, k इंटू समथिंग, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट में अगर k की वैल्यू पता चल जाए तो यही तो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। अब इस k की वैल्यू हम कैसे पता करें, पहले यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये पॉइंट क्या है। देयरफॉर पॉइंट क्या बन गया, अब x1, ये पॉइंट x1 y1 z1, ये पॉइंट p क्या बन गया, x1 की जगह ये 2/√29k और y1 की जगह 3/√29k एंड z1 की जगह 4/√29k। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, ये वाला पार्ट, तो बाकी पार्ट्स भी डिट्टो ऐसे ही है, ठीक है, उसको आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ गया, बस k की वैल्यू पता चल जाए और हमने कर दिया। अब ये k की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, आपको पता है कि हम इस फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंट p लिख दिया है, पॉइंट p, ये देखो x1 y1 एंड z1 यहाँ पर लिख दिया है, x1 y1 z1 लिख दिया है। अब ये प्लेन, ये पॉइंट किस पे है, प्लेन 1 पे, इसको प्लेन 1 का नाम दे दो, ठीक है, या फिर इसको, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दो, ठीक है, ये क्वेश्चन में इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से इसका हमने क्या फ़ायदा उठाया, डायरेक्शन कोसाइन तो इसी प्लेन की होगी ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस ये लिखे हुए हैं, ये देखो ऐसी फॉर्म में ना, ये lx1 y my1 nz1 इक्वल टू d ऐसे ही लिखते हैं प्लेन की इक्वेशन। बट अब पॉइंट क्या है, पॉइंट x1 y1 एंड z1 के लिए लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस तो सेम है,
जो हमने निकाली थी ऊपर 2/√29, 3/√29, 4/√29, ये हमने यहाँ पे लिखी है। ये देखो 2/this LMN और साथ में पॉइंट ये जो अभी अभी निकाले है, ठीक है। तो LX1 MY1 NZ1 और ये D कहाँ से आया, ये D भी इस इक्वेशन से आया, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया है, बस अंतर क्या है कि पॉइंट हमने ये चेंज कर दिया क्योंकि हमें ये पॉइंट एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें के की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। 2 × 2 4 हो गया। अब 29 यहाँ पे भी दिखाया हुआ था, 29 के रूट का स्क्वायर है मतलब, तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है, बच गया सिर्फ 29 प्लस यहाँ पे 339/29 के प्लस 4416 k/29 इक्वल टू 12/29 ये है इसके इक्वल टू। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, 29 तो एक कॉमन है ही और k कॉमन है, k कॉमन है ओवर 29 कॉमन है, k और 29 सब में कॉमन है ना। अंदर बच गया 4 + 9 + 16 इक्वल टू 12/√29 और यहाँ पे आ गया 16 + 4 20 29/29। तो 29 से तो 29 कैंसिल हो गया, तो k आ गया सिंपली, k की वैल्यू क्या आ गई 12/√29। अब इस k की वैल्यू को हम अपने पॉइंट में पुट कर लेते हैं। देयरफॉर पॉइंट P, ये देखो ये पॉइंट P था ना, पॉइंट P। अब क्या आ जाएगा, k की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा 2/√29। k की वैल्यू क्या है 12/√29, 12/√29, ठीक है। ये आ गया, यहाँ देखो k की वैल्यू पुट हो रही है सिंपल 3/√29 और k की जगह पे 12/√29, देन 4/√29 एंड k की जगह पे 12/√29। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट इज ये आ गया 24/29 का स्क्वायर करके ये आ गया 36/29 एंड 48/29। ये आ गया पॉइंट आंसर, ये लिख दिया आंसर। अब एक बार फिर से कंपाइल कर लेते हैं कि हमने क्या, ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। अब इसमें पूछा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सबसे पहला स्टेप क्या था कि इसको नॉर्मल फॉर्म में हमने लिख दिया, ये नॉर्मल फॉर्म में हमने लिख दिया। इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए हमें डिवाइड करना था सिंपल, इससे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इससे हमने डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन। तो ये इस फॉर्म में आ गया, नॉर्मल फॉर्म में, जहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा था कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि हमने लिख दिया। फिर उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता था, अब हमने डायरेक्शन रेशो ये लिख दिए। ये कैसे लिखे डायरेक्शन रेशोस, हमने एक पॉइंट अपने आप से मान लिया कि हाँ इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और ओरिजिन से डिस्टेंस तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था कि ओरिजिन से, तो डायरेक्शन रेशोस क्या बन गए x1 -0 y1 -0 z1 -0, वो लिख लिए। अब हमें पता है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन रेशो ओवर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो ओवर डायरेक्शन कोसाइन ये लिख लिया। और ये किसके इक्वल होना था, किसी कांस्टेंट के, कांस्टेंट को k लिखो, लैम्डा लिखो, p लिखो, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ये कांस्टेंट होगा। अब x1 को इस कांस्टेंट की टर्म में लिखा, यहाँ पे k की टर्म में, मतलब सिंपल ये सब हाइड कर दो क्योंकि ये इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको इसकी टर्म में, तो x1 को लिख दिया, y1 को लिख दिया, z1 को लिख दिया। फिर ये क्या आया x1 y1 z1, ये तो पॉइंट ही आया ना। तो अब देखो यहाँ पर पहले पॉइंट हमने जब स्टार्ट किया था इतना पता था, फिर हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब बस k की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें एक और चीज़ पता थी कि ये प्लेन पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हमने इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है,
ये L(x1) My1 NZ1 इक्वल टू D, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन इंटू x1 डायरेक्शन कोसाइन इंटू y1। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो पता थे, x1 y1 और z1 भी हमने लिख लिए, और D भी पता था यहाँ से। ठीक है, तो ये सब हमने लिख करके फिर हमने सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद जब k की वैल्यू आ गई तो उसको पॉइंट में लिख दिया। यहाँ पे इस पॉइंट में हमने k की वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये है सेकेंड पार्ट उसी क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का। यहाँ पर भी एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको सबसे पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। x तो कुछ भी नहीं है, 0x। ठीक है, मतलब Lx नहीं, अभी ax प्लस bx प्लस cx इक्वल टू d, इस फॉर्म में होगी इक्वेशन। तो x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू, यहाँ पे 6 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? इसके स्क्वायर से, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यानी कि अब देखो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस, यहाँ देखो लो, 0 प्लस 9 प्लस 16 और 9 प्लस 16 कितना हुआ? 25। तो √25 ये आ गया। √25 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। 5 5 25 होते हैं ना, तो ये √25 दैट इज 5, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो अब ये हमने डिवाइड करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 5 y प्लस, इससे डिवाइड कर रहे हैं ना 5 से, 4 डिवाइडेड बाय 5 z इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई जिसमें अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, कि ये है डायरेक्शन कोसाइंस हमारे और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? नॉर्मल, इस नॉर्मल जो हम नॉर्मल बनाने वाले हैं उसको नाम दे देते हैं OP। ठीक है, कि ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है हमारा, यहाँ पे पॉइंट O है और कहीं पे ये प्लेन पे पॉइंट P है। ठीक है, तो इसको पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड z1 है और ओरिजिन के 0 0 0 ही होते हैं। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस जो है क्या है? 0, 3/5 एंड 4/5, जहाँ पे O है ओरिजिन और P है ये पॉइंट जो कि है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का ये फुट है, यहाँ पे ये पैर जिसको आप बोलते हो, फुट। डायरेक्शन रेशोज, अब डायरेक्शन रेशोज नेक्स्ट स्टेप क्या है? डायरेक्शन रेशोज, ताकि हम इसको डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस को प्रोपोर्शनली कंपेयर कर सकें। तो डायरेक्शन रेशोज OP के क्या आ जाएंगे? OP, P फाइनल पॉइंट है ना, P माइनस इनिशियल, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं? 0 0 0। तो x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0, दैट इज x1 y1 एंड z1। अब यहाँ पे वही लिखा है कि सिंस डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन x1, ये देखो x1 y1 z1, ये डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए, ओवर डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? x1 अपॉन, ये देखो 0, y1 डायरेक्शन रेशियो है, ओवर डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? 3/5, 3/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? z1 के ओवर में 4/5, जो कि k के इक्वल है। अब यहाँ से हम x1 y1 z1 लिख सकते हैं, जो कि k की फॉर्म में ही आएगा। तो x1 0 दूसरी साइड जाएगा, तो 0 इंटू k, यहाँ देखो, ये अगेन इसको ले लेते हैं, ये देखो x1 0 0 दूसरी तरफ जाएगा, तो 0 इंटू k 0 ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ आई? y1 इक्वल टू, ये चीज़ भी हाइड कर लो, ठीक है, ये चीज़ हाइड कर लो। अब 3/5 दूसरी तरफ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा 3/5 के, एंड z1 क्या आ जाएगा? z1 की टर्न है, 4/5 दूसरी तरफ जाएगा, तो 4/5 के। तो पॉइंट क्या आ गया? 0, 3/5 के
एंड 4/5 ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट भी किस पे लाई कर रहा है, प्लेन 1 पे, यहीं पे है ना, ये प्लेन पे है ना, प्लेन जिसकी इक्वेशन 1 है, ये वाली प्लेन। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस का हम यूज़ कर लेंगे और पॉइंट हमारे पास है ही अपना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या थे, 0, एक डायरेक्शन कोसाइन 0 था, डायरेक्शन कोसाइन इनटू पॉइंट प्लस डायरेक्शन कोसाइन 3/5 इंटू पॉइंट, ये 3/5 के प्लस m इंटू जेड होता है ना, तो ये n इंटू जेड, जेड 4/5 जेड जो भी बोलते आप, ये है, देन पॉइंट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 6/5। फर्दर जब इनको आपने सॉल्व किया, यहाँ पर देख लो, इसको सॉल्व करके ये आ गई k की वैल्यू। तो कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे देख लो, 3 × 3 9/25 k, ठीक है, प्लस 4 4 16/25 k इक्वल टू 6/5। तो यहाँ पर क्या k/25 कॉमन आ गया और बच गया ब्रैकेट में, यहाँ पे k/25 कॉमन है, यहाँ पे 9 बच गया, ये k/25 कॉमन है, यहाँ पे 16 बच गया, 6/5। तो अब k आ गया, ये कितना है, ये 25 है, ओवर ये भी 25 है, 6/5। तो k की वैल्यू आ गई 6/5। क्या आप कॉमन लेके करो तो जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये वैसे भी 6/5 ही आएगा। फिर अब ये जब k की वैल्यू आ गई तो अब इस पॉइंट में रख सकते हैं ना, देयरफॉर p बिकम्स, क्या आ जाएगा, 0 तो था ही, यहाँ पर 0 के साथ तो कुछ नहीं है, 3/5, k की जगह पर क्या है, 6/5 एंड अगेन 4/5, k की जगह पर क्या है, 6/5। तो देयरफॉर पॉइंट p आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 0 एंड 3 6 18/25 एंड ये आ गया 24/25। ये आ गया आंसर। ये क्या है, पॉइंट परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। तो ये यहाँ पर लिख दिया विच इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक बार फिर से देख लो क्या हुआ। सबसे पहले ये इक्वेशन थी हमारे पास प्लेन की, जो कि आपको बहुत अच्छे से लिखनी आ गई है। नॉर्मल ये इक्वेशन थी, इसको नॉर्मल फॉर्म में कर दिया और फिर यहाँ पे ये डायरेक्शन कोसाइंस थे। डायरेक्शन कोसाइंस का पता चलने के बाद हमने डायरेक्शन रेशियोज भी लिख दी। एक नया पॉइंट खुद से लिख दिया ना, जो कि ऐसा पॉइंट है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो एग्जैक्टली निकालना है। तो ये ओरिजिन से है, ओरिजिन से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये तो गिवन है, तो मतलब हमारे पास पूरी एक लाइन है, ओपी एक तरह से लाइन है, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल दी इसकी। देन हमें पता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर डायरेक्शन रेशियो ओवर डायरेक्शन कोसाइन, ये सब किसके इक्वल है, के। और हमने x1 y1 और z1 यहाँ से निकाल दिया और पॉइंट हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, डायरेक्शन कोसाइन इंटू, जिस फॉर्म में लिखते हैं हम L इंटू x1 प्लस x1, अब पॉइंट क्या है, x1 है, m इंटू y1 प्लस n इंटू z1 इक्वल टू d। इस फॉर्म में हमने लिख दिया यहाँ पर और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब k की वैल्यू आ गई तो इस पॉइंट में हमने रख दिया। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट सी देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है। अब ये तो प्रॉपर फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ठीक है। ये इसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता ना। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया √3। √3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इक्वल टू 1/√3। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। इसको 1 इक्वेशन दे देते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन साफ साफ दिख रहा है, क्या क्या है,
यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लिख के रख लिया है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल ओपी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। ये देखो L, M और N, ये है ना 1/√3 है। वेयर O क्या है, O यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, और P जो है वो पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब डायरेक्शन रेशियोज भी लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन कोसाइंस लिख लिया है, डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखोगे, OP की फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, x1 माइनस ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0 0 एंड 0, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0, दैट इज x1 y1 0 z1। अब सिंस डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज की प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फिर x1 अपॉन x1 है डायरेक्शन रेशियो, ओवर डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 1 ओवर, ये है 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो मैं यहाँ पे ये लिख लूँ। तो ये सब किसके इक्वल है, k के इक्वल, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। x1 इक्वल टू, अब x1 देखोगे सिंपल, आप x1 को देखोगे तो x1 जब ये चीज़ दूसरी तरफ जाएगी तो k के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो वहाँ पे न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो k/√3। सिमिलरली ये भी y1 एंड y1 और y1 भी आ जाएगा इसी तरह से, k/√3, z1 भी इसी तरह से k/√3। तो पॉइंट P क्या आ गया, x1 y1 z1 होता है वो, तो x1 y1 एंड z1। अब पॉइंट P किस पे, इस इक्वेशन पे प्लेन की लाई कर रहा है ना, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3, 1/√3, 1/√3, याद रखने को भी ईजी है। तो डायरेक्शन कोसाइंस इनटू पॉइंट होता है, ठीक है, L इंटू x1 प्लस M इंटू y1 प्लस N इंटू z1 इक्वल टू D, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो L क्या है, L 1/√3 है डायरेक्शन कोसाइंस जो हमारे, और ये पॉइंट क्या है, k/√3 है, प्लस अगेन सेम ये वही चीज आएगी, प्लस 1/√3 k/√3 इक्वल टू किसके आएगा, यहाँ पे 1/√3 के, 1/√3 के, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये k कॉमन है, √3 इंटू √3 क्या हुआ, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 3 बच गया। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन ले सकते हैं, बच क्या गया अंदर, 1 + 1 + 1 एंड यहाँ पे 1/√3। तो यहाँ से k/3, 1 + 1 + 1 इज अगेन 3, तो ये क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/√3। ये k की एक अच्छी सी वैल्यू आ गई है, तो इसको पॉइंट P में रखते हैं। अब देयरफॉर P बिकम्स, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, k की जगह पे क्या लिखना है, 1/√3, 1/√3, और एक √3 पहले से ही है, फिर बाकियों के साथ भी ऐसा ही है, k की जगह पे हम 1/√3 पुट कर रहे हैं, और एक √3 पहले से ही है। तो ये आ गया, दैट इज P आ गया 1/, अगेन यहाँ पे वो √3 का स्क्वायर वाली कंडीशन बन गई ना, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बच गया 3, 1/3 एंड 1/3। तो ये चीज़ आ गई हमारा आंसर। तो लिख लो, विच इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, विच इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आंसर। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही सब चीज़ें की है। पहले हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा, देन डायरेक्शन कोसाइन, देन डायरेक्शन रेशो, देन हमने प्रोपोर्शनली इसको इक्वेट किया के, देन पॉइंट लिखे, एंड देन हमने प्लेन की इक्वेशन का यूज़ करके, जहाँ पे पॉइंट्स अब इस बार क्या लिखे, ये वाले पॉइंट्स लिखे, पॉइंट, इससे के की वैल्यू आ गई और हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, डी पार्ट में भी बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन है, पहले इसको
ऐसे लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी वाली फॉर्म में ढंग से लिख देते हैं। तो x के साथ तो 0 है, 0x प्लस वाई के साथ 5 है, z के साथ कुछ नहीं है, d की जगह पे -8 आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी ऐसे आ जाए ना यहाँ पे माइनस में आए चीज़, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपने ये माइनस इस साइड को शिफ्ट भी कर देना है। ठीक है, तो अब माइनस शिफ्ट कर दो। शिफ्ट कैसे होगा माइनस, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को। तो ये -0 टाइम्स x 0x ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये -5y बन गया, ये -0z बन गया और ये 8 बन गया। इसको भी आप -0x अपनी तसल्ली के लिए लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, पर पॉइंट ये है कि ये 8 यहाँ पे पॉजिटिव में जैसा दिखे। तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को जो इस फॉर्म में आ चुकी है, किसका, 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर इज 25 यानी कि 5। तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0/5 0 ही होता है, -5/5 कितना हो गया 1, यहाँ पे 5/5 1 हो गया y, -0/0z ये 8/5। दिस इम्प्लाइज, इसको थोड़ा और ढंग से लिखते हैं तो 0x - y - z या फिर +z, कुछ भी लिखना है, 8/5। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल। ये आ गई हमारी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, इसको 1 इक्वेशन नंबर दे देते हैं। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन को साइन साफ साफ दिख रहे हैं, क्या क्या है। ओके, ये 0 है, यहाँ पे 0 भी आएगा, यहाँ पे 0 -1 एंड 0। ठीक है, ये 0 है, 0 है ना, ये 0 -1 एंड 0, ये डायरेक्शन को साइंस आ गए। जहाँ पर O क्या है, O ओरिजिन है और P है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब डायरेक्शन रेशियोज नेक्स्ट काम होता है। डायरेक्शन रेशियोज तो सिंपल है, x1 -0, y1 -0, z1 -0। अब सिंस डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्शन रेशियो अपॉन डायरेक्शन कोसाइन क्या था, 0 -1 एंड 0, ये के इक्वल आ गए। अब यहाँ से x1 निकाल सकते हो इजीली, x1 0 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। y1 इक्वल टू -1 दूसरी तरफ चले जाएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई होके -k बन जाएगा। z1/0, 0 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, 0 × 0, 0 × समथिंग 0 ही होता है। तो पॉइंट अल्टीमेटली आ गया 0 -k एंड 0। अब P कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लेन 1 पे लाई कर रहा है ना, तो अब हमें यही इक्वेशन लिख देनी है, यही टाइप की इक्वेशन, बट यहाँ पे पॉइंट अलग होंगे। अब तो 0 × ये देखो पॉइंट है और ये है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन 0 -1 एंड 0 यहाँ पे लिख देती हूँ, 0 -1 एंड 0 है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन इंटू पॉइंट प्लस डायरेक्शन कोसाइन इंटू पॉइंट प्लस डायरेक्शन कोसाइन इंटू पॉइंट इक्वल टू डी क्या है। अब डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 8/5, 8/5। तो ये चीज़ क्या आ गई, 0 + 0 0, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये आ गया माइनस प्लस के की वैल्यू आ गई 8/5। तो पॉइंट क्या बन गया, देयरफॉर पॉइंट इज P0, के की जगह पे क्या आ जाएगा, -k था ना, तो माइनस पहले से ही है, के की जगह पे आ गया 8/5 एंड 0, विच इज, ये आ गया आंसर, विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आंसर, ये आ गया आंसर। तो होपफुली आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे समझ आए होंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है।